एस्पायर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वो अर्ली रिटायरमेंट वो अचीव कर लें, मगर बहुत टफ होता चला जा रहा है दो वजह से। पहली वजह ये है कि उनको ये नहीं मालूम है कि वो ज़्यादा जिंदा रहेंगे। दूसरा, जो पहले भी डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया था, उनको इस बात का भी नहीं है कि उनका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, जो पेरेंट्स का नहीं हुआ करता था। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स जनरली ये लोग करते हैं। करना ये चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जो ये वर्ड है रिटायरमेंट, इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दें फाइनेंशियल प्लानिंग से तो ये बेटर रहेगा। अगर आज के सिनेरियो में मूवी बनेगी तो उस मूवी का नाम शायद ऐसा होगा कि बटर रोटी, ब्रांडेड कपड़ा और लग्जूरियस मकान। तो हमारी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जितने हमारे पेरेंट्स की नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट अगर आपको ये मालूम चल जाता है कि भाई 3 महीने बाद मेरी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, तो एक्सपेंसेस हम लोग उससे पहले इंक्रीज कर देते हैं। तो ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। डिपेंड नहीं करता है कि आपका फ्रेंड कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके रिलेटिव्स इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो एक हैबिट बना लीजिए, डे 1 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ बहुत बड़े कॉर्पसेस बन सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Retirement planning is often seen as something to begin later in life, but with longer lifespans, rising lifestyle expenses, and changing aspirations, the question becomes, should investors think about it much earlier? How should one plan for a longer life where financial needs may continue for several decades after retirement? Why can two people with similar incomes still need very different plans? To help bring clarity to these questions, Mr. Hariom Tripathi, Certified Financial Planner at Financial Kundali, shares his perspective, drawing on his experience across retirement planning, insurance planning, tax planning, and investment planning. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we look at retirement through multiple lenses: longevity, lifestyle, insurance, emergency preparedness, and goal-based planning. To understand why financial freedom needs a personal plan, let's dive in. Hello, sir. Welcome to Nivesh Pe Charcha. Hello Mukul, how are you? I'm doing very well, sir. How are you? All good Mukul, all good. सर, ये जो आज का टॉपिक है, आई थिंक दैट्स बिकम अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनी पीपल, मैनी इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। और हम सिर्फ ओल्डर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग से फैसिनेट तो आजकल हर कोई चाहता है कि हम जल्दी रिटायर कर लें या कुछ ऐसा। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वारंटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द टॉपिक। रिटायरमेंट प्लानिंग हमने ट्रेडिशनली देखा है, तो जो लोग क्लोज़र टू रिटायरमेंट होते हैं वही करना चालू करते हैं। और डू यू सी अ नीड कि ये रिटायरमेंट प्लानिंग लोगों को अर्ली स्टेजेस में ही चालू कर देनी चाहिए? देखिए मुकुल, बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि बच्चे की हायर एजुकेशन, आपको नया घर खरीदना है, नई कार खरीदना है। मगर मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल प्लानिंग गोल होना चाहिए वो होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, आपको नया घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए तो कोई भी लोन दे देगा। मगर जब आपने लेट 60s में होंगे तो आपको रिटायरमेंट डेज के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कोई भी लोन नहीं देने वाला। तो ये बहुत सीरियस गोल होता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो इसको आपको जितनी जल्दी हो शुरू हो सके उतनी जल्दी शुरू करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो ये वर्ड है रिटायरमेंट, इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दें फाइनेंशियल प्लानिंग से तो ये बेटर रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप रिटायर ना हो, आप वर्क 70, 80 या 90 ईयर्स तक भी करते रहें, मगर फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको 40 या 50 में मिल जाएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। आपने जैसे बताया कि इसको आप रिटायरमेंट प्लानिंग मत बोलिए, आप इसको फाइनेंशियल प्लानिंग की तरह देखिए, बिकॉज रिटायरमेंट इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद जो लोग काम से, मतलब काम छोड़ देते हैं अपनी एज के बाद, काम करना बंद कर देते हैं। बट if you have financial freedom, you can actually freely continue to work much later in your life. अब क्योंकि आपने बताया कि लोग 80-90 तक भी काम कर सकते हैं, विच ब्रिंग्स अस टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखें तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही उतनी नहीं हुआ करती थी। इट हैज़ इंक्रीज सब्सटैंशियली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब इंडिया में डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो रहा है, हेल्थ केयर ऑप्शंस भी लोगों के पास बहुत आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, रिटायरमेंट या जिसको आप फाइनेंशियल प्लानिंग बोल रहे हैं, दैट इज़ बिकमिंग इवन मोर क्रिटिकल। So, what are some of the things an investor or someone who wants to plan for this should keep in mind when they kind of go ahead with this? अच्छा, इस आंसर को देने से पहले जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा।
तो मैं अपने अर्ली 40s में हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि मेरे साथ क्या, अधिकतर सभी के साथ ऐसा होता होगा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो बेटा बड़े होके क्या बनोगे, सुनते सुनते कब मैं 20 से 40 का हो गया मुझे पता नहीं चला। ऐसे ही 20 साल और बीत जाएंगे और मैं 40 से 60 का हो जाऊंगा, अपने रिटायरमेंट के आसपास आ जाऊंगा। तो अगर आज एट 30 किसी का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं, तो ड्यू टू 7% इन्फ्लेशन रेट उसके वही 1 लाख रुपए के खर्चे जब वो 40 का होगा तो 1 लाख की जगह 2 लाख हो जाएंगे। और हर 10 साल में ये डबल होता रहेगा। तो इसी तरीके से अगर किसी का खर्चा, जो व्यक्ति 30 साल का है उसका 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं, जब वो 60 ईयर्स का होगा तो उसके एक्सपेंसिव 8 लाख रुपए पर मंथ होंगे। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और इसकी प्लानिंग आपको बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कोई 30 साल का अगर व्यक्ति है और वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता है कंसिडरिंग 7% इन्फ्लेशन रेट, तो उसको हर महीने 2.25 लाख रुपीज सेव करने हैं अब अपने 60 के उस गोल तक पहुंचने के लिए। वो गोल कितना होगा 60 पे, अगर वो दो सिनेरियो लेते हैं चले यहाँ पे। पहला सिनेरियो, अगर वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, कोई 30 साल का व्यक्ति इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, सिनेरियो 1 पे अगर वो 7% पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो 7% पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एट 60 उसके पास क्लोज टू 27 करोड़ रुपीज होने चाहिए आज की 1 लाख रुपए की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के ओके। लिए। उसी जगह सिनेरियो 2 लेते हैं जहाँ पे वो थोड़ा एग्रेसिव जाता है और 12% पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो एट दैट रेट ऑफ 12% उसको 27 करोड़ नहीं, सिर्फ 15 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अब 15 करोड़ मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये भी बड़े नंबर्स हैं। मगर इस 15 करोड़ को अचीव करने के लिए उसको 2.25 लाख रुपीज पर मंथ नहीं डालने हैं, उसको सिर्फ 50,000 रुपए पर मंथ डालने हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करिए, ओके, एक गोल सेट दैट्स अ बिग करिए, तो डिफरेंस। उसको अचीव किया जा सकता है इजिली। और अब आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ, लॉन्जिविटी और कि लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं। तो ये भी मैं भी बचपन से सुनता आ रहा था कि आपके बाबा बहुत ज्यादा जिंदा रहते थे, पर बाबा बहुत ज्यादा जिंदा रहते थे और हम लोग इतना ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये एक कंप्लीट मिथ है। इनफैक्ट हम लोग बहुत ज्यादा जिंदा रहेंगे। मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से हो सकता है हम 80 90 या 100 साल तक भी जिंदा रहें। एक डेटा आपको बताता हूँ कि 1960 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 40 ईयर्स थी। औसतन एक आदमी 1960 में 40 साल तक जिंदा रहता था। अभी 2026 की बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से लेके 72 तक पहुंच गई है। तो 32 ईयर्स ज़्यादा हम लोग जिंदा रहने लगे हैं 66 ईयर्स में। हाँ। तो इसी में एक स्टोरी भी ऐड करना चाहूँगा, तो पूरी पिक्चर ओके। क्लियर कर देगी वो चीज़ कि मेरे ऑफिस में कुछ साल भर पहले एक इन्वेस्टर आए। काफ़ी एजेड थे, 85 के अराउंड थे। और मुझे लगा कि कुछ छड़ी वगैरह लेके आएंगे, स्टिक लेके आएंगे मेरे ऑफिस में, मगर वो बड़े हेल्दी थे। स्ट्रेट स्पाइन के साथ आए और चेयर पे बैठे, डिस्कशन हुआ उनके उनके साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे। और जैसे कि जनरली बोला जाता है, मैंने भी उनसे बोला भगवान करे आप 100 साल तक जिंदा रहें। तो इस ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ गए, अपनी अपनी चेयर से उठे, दोनों हाथ ऊपर करे और चिल्लाने लगे, अब मैं नहीं मर रहा हूँ तो क्या करूँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई मेरे लिए कि मैं समझने के लिए भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। मैटर ऑफ फैक्ट वॉज कि वो भी जानते थे कि वो 100 साल तक जिंदा रहेंगे, मगर उन्होंने प्लानिंग इतनी लंबी करी ही नहीं थी। और वो कह रहा था जो उनका अक्यूमुलेटेड अमाउंट था वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा था। तो हम लोग भी 70 80 90 या 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो बेटर है एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करके रिटायरमेंट गोल को आगे बढ़ते हैं, ना कि 60 या 70 साल की उम्र तक के लिए। सर, तो जैसा आपने बताया कि मेडिकल एडवांसमेंट्स और इन सब के कारण वी माइट एक्चुअली लिव मच लॉन्गर देन आवर प्रीवियस जनरेशन्स। तो क्योंकि हम प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली जिंदा भी रहेंगे और होपफुली रहें भी, आर देयर पीपल दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद जिनसे बात करके आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपनी ये जो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है ये अपने पेरेंट्स की जनरेशन या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के अजम्पशंस को माइंड में लेकर कर रहे हैं? हाँ, तो मैं इस आंसर ऐसा देना चाहूँगा कि 1974 के आसपास एक मूवी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। तो उस टाइम हो सकता है कि देश की ज़रूरतें ही ऐसी हों कि रोटी कपड़े और मकान से लोग स्ट्रगल कर रहे हों, देश को नई नई आज़ादी मिली थी। तो उस टाइम पे मूवी रोटी कपड़े और मकान करके बनी। अगर आज के सिनेरियो में मूवी बनेगी तो उस मूवी का नाम शायद ऐसा होगा कि बटर रोटी, ब्रांडेड कपड़ा और लग्जूरियस मकान। तो हमारी लाइफस्टाइल ओके। एक्सपेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जितने हमारे पेरेंट्स की नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पेरेंट्स के पास महंगे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, वो हर 5 6 साल में कार नहीं खरीदते थे, वो उनके पास एसी के बिल्स नहीं होते थे, मोबाइल के बिल्स नहीं होते थे, वो लोग वेकेशंस के लिए फॉरेन ट्रिप्स नहीं जाते थे। तो ये सब उनके ज़माने में नहीं होता था और हम लोग लगातार अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनफैक्ट
अगर आपको ये मालूम चल जाता है कि भाई 3 महीने बाद मेरी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, तो एक्सपेंसेस हम लोग उससे पहले इंक्रीज कर देते हैं। तो ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लॉन्जिविटी भी हमारी ज़्यादा होगी, हमारी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बेटर है जब हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट 30-40 साल जिंदा रहेंगे, तो उसकी प्लानिंग हमको आज से शुरू करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक तो लॉन्जेविटी भी ज़्यादा है, बट उससे ज़्यादा लाइफस्टाइल के जो खर्चे हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू दिस, कि क्या रिटायरमेंट प्लानिंग देन शुड ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ नॉट जस्ट कि आप कितना ज़िंदा रहेंगे या आपकी क्या इनकम है, बट आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, और आपके एक्सपीरियंस में क्या समवन लाइक टू पीपल विद वेरी सिमिलर प्रोफाइल still have very different requirements in terms of retirement planning because उनके शायद ये कुछ characteristics थोड़े different हो। हम्म, हाँ। तो ये इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं और दोनों को घर बनवाना था, तो दोनों ने ही 2000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा। वो हो सकता है प्लॉट उनके खुद के हम्म। पैसे का हो सकता है एक ने लोन लिया हो, एक को पेरेंटल कुछ पैसे मिल गए हो, उससे उन्होंने वो घर खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया हो। खैर, दोनों के पास एक 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि हम्म। वो सिर्फ 2 कमरों का घर बनवाए और आगे एक बहुत बड़ा सा लॉन छोड़ दे। सेकंड व्यक्ति ये कर सकता है कि वो हम्म। 4 मंजिल का घर बनवाए, उसको ये लगेगा कि मैं 3 फ्लोर में रेंटल इनकम से पैसा कमा लूंगा। तो बहुत अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं सेम प्लॉट पे भी। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका Good. फ्रेंड कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके रिलेटिव्स इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना पड़ेगा। ओके। इसमें एक और चीज़ विच इज़ बिकम अ वेरी हॉट टॉपिक, आज ही नहीं अब तो कुछ सालों से हॉट टॉपिक चल रहा है, विच इज़ अर्ली रिटायरमेंट। तो ट्रेडिशनल रिटायरमेंट के बारे में तो शायद हम थोड़े सालों से जानते ही हैं, बट दिस दिस इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ आर सीकिंग वेयर दे वांट टू रिटायर अर्ली। So, compared to someone who's planning for a traditional retirement, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अगर if it's a young professional who's seeking an early retirement? And in your experience, have you met people who are trying to do that? एस्पायर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वो अर्ली रिटायरमेंट वो अचीव कर लें, मगर बहुत टफ होता चला जा रहा है 2 वजह से। पहली वजह ये है कि उनको ये नहीं Okay. मालूम है कि वो ज़्यादा जिंदा रहेंगे। पहली बात तो उनको भी नहीं मालूम, तो प्लानिंग बहुत शॉर्ट टर्म की वो लोग कर रहे हैं। दूसरा, जो पहले भी डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया था, उनको उनको इस बात का भी नहीं है कि उनका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, जो पेरेंट्स का नहीं हुआ करता था। तो एक सिनेरियो हम लोग हम्म। लेते हैं यहाँ पे भी कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं। एक हमने पूरा इकोसिस्टम ही नहीं बनाया है, बीट रिटायरमेंट प्लानिंग या किसी दूसरे प्लानिंग के लिए। इकोसिस्टम कैसा इकोसिस्टम? हमारे पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस नहीं है, हमने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं 1 मिनट लूंगा इस पर। तो फॉर एग्जांपल हाँ हम लोग हाँ। एक कार खरीदते हैं, हम लोग 20-25 लाख रुपए की कार खरीदते हैं, तो उसको हमको 30 से 40 लाख रुपए, 30 से 40 हज़ार रुपए उसके इंश्योरेंस कॉस्ट हो जाती है। मगर हम लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस ही खरीदते हैं, जो कि उसी 30-40 हज़ार ईयरली कॉस्ट पे हमको मिल सकता है। हमको लगता है कि हमारी कार बहुत कीमती है और हम अपने लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम इमॉर्टल हैं, हमें तो कुछ होएगा ही नहीं, हम तो हॉस्पिटलाइज होएंगे नहीं। तीसरी चीज़, लोग इमरजेंसी फंड अपने पास नहीं एडिक्वेट रखते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब कुछ लोगों के लिए 3 महीने का पैसा होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए 1 साल का पैसा होता है। मेरे अकॉर्डिंग इमरजेंसी फंड भी कम से कम साल 2 साल का आपके पास होना चाहिए। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपने धीरे धीरे करके, आप 30 के हैं और आपने अगले 10 सालों में 2 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट कर लिया। अब 2 करोड़ रुपए आपने एक्यूमुलेट कर लिया, आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है। मगर उस टाइम पे कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप का सिचुएशन आ जाती है, कोई कोविड टाइप का सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे आपके शेयर मार्केट क्रैश कर जाती है पूरी, और आपके 2 करोड़ रुपए रह जाते हैं 1 करोड़ रुपए, और आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था। और इस सिचुएशन में इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी कि जो आप जिस जॉब में भी थे, उस जॉब से भी आपको ले ऑफ कर दिया जाता है। तो आपके पास इमरजेंसी अब फंड भी नहीं है, आपका 2 करोड़ रुपए जो आपने 10 साल में एक्यूमुलेट किए हैं वो भी 1 करोड़ पे आ गया है, और अब आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कहीं से पैसा चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप उस कॉर्पस से पैसा निकालेंगे जो आधा हो चुका ऑलरेडी, आपकी 10 साल की मेहनत आधी हो चुकी है, वहां से कॉर्पस निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। जब मार्केट क्रैश करती है ऐसी सिचुएशन में, तो आपको और बाइंग करनी चाहिए, और बाइंग पे छोड़िए, आपको उससे पैसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं था। तो बेटर है
किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए हो, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है प्रॉपर, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होता है, एक बड़ा इमरजेंसी कॉर्पस चाहिए होता है। उसके बाद प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, बी इट रिटायरमेंट और एनी अदर लाइफ गोल्स। ओके, आपने जो बताया उसमें मुझे समझ आया कि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, कि वो एक तरफ तो लॉन्जेविटी को ही अकाउंट करके नहीं चल रहे हैं कि इट इज़ मच लॉन्गर देन अर्लियर, और दूसरी तरफ अपने आप को इमॉर्टल मान के टर्म इंश्योरेंस या लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं ले रहे हैं। सो देर आर सम इश्यूज दैट आई थिंक अगर आप अर्ली रिटायरमेंट का या जनरली भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, इमरजेंसी फंड्स, इंश्योरेंस, दैट यू शुड टेक इन टू अकाउंट. एग्जैक्टली। Sir, you've been dealing with a lot of clients, and what are some of the mistakes that are common across people who are planning for retirement, irrespective of age या income level or any other characteristic? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रही, किसी भी इन्वेस्टमेंट को वो लोग नाम नहीं दे रहे हैं। अगर मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, आपने एक रैंडम इन्वेस्टमेंट शुरू करे, आपने 5-6 SIP शुरू कर दी 25-30-50 हज़ार रुपए की। आपने उस SIP को नाम नहीं दिया कि किस गोल के लिए आप वो SIP कर रहे हैं, किस गोल के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो रैंडम पैसा आप किसी भी वजह से निकाल लेंगे। हो सकता है धीरे धीरे करके आपने 20-25 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर लिए हों, आपको लगेगा चलो नई कार खरीद लेते हैं, चलो घर रेनोवेशन करा लेते हैं, चलो कोई फॉरेन वेकेशंस पे चले जाते हैं। मगर आपको ने उसको उस अमाउंट को एक सीरियस नेम दिया होता कि ये पैसा मेरे रिटायरमेंट के लिए है, तो आप उससे रिडीम नहीं करेंगे। तो जब भी इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको एक हर इन्वेस्टमेंट को एक नाम दे दें। अभी लेटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से शुरू करा था, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर हम लोगों ने शुरू किया था। उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसा लेने आ गया रिटायरमेंट फंड से। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तो आपका रिटायरमेंट का पैसा, इससे पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सुन के वो भी थोड़ा सा अलर्ट हुए। हम लोग ने ये डिसाइड किया कि अच्छा, आपकी ज़रूरत है, आप इससे निकाल सकते हैं, मगर 12% इंटरेस्ट के साथ आप 1 साल बाद भी पूरा पैसा वापस कर देंगे जितना भी निकालेंगे। तो एक बात होती है कि डिसिप्लिन की, अगर एक हर इन्वेस्टमेंट को एक नाम दे देते हैं, एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ उसको आप अचीव कर सकते हैं। I think that's a very very useful insight, और मैं अपने खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ कि people who have a children's education fund will not touch that, बट अगर वही वो उतना ही अमाउंट ऐसे ही सेट असाइड कर रहे हैं तो छोटे मोटे खर्चों के लिए भी वो उसको खोल ओपन कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. सो आई थिंक असाइन अ पर्पस टू एन इन्वेस्टमेंट, और एक बार आप असाइन कर देंगे तो शायद यू विल फेस मच लेसर इश्यूज. Sir, one final question. Assuming there is a young professional today, and a lot of our viewers are young professionals who are just starting their investment journey, so one piece of advice that they should keep in mind when they're planning for retirement, let's say a profile of someone who's in their mid to late 20s, decent salary, and they're planning for their retirement, let's say जितने भी सालों बाद हुआ हो, few decades later or maybe earlier. तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही डे वन से बी एट वो 100 रुपये कमा रहे हों, चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हों, मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उनको डे वन से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करनी है, अभी नई नई सैलरी मिल रही है, कुछ खर्चे करते हैं, तो वो अपना शुरू कर दें, मगर एटलीस्ट 5-10% कुछ तो पैसा अलग करें। और शुरुआत ऐसे करें। मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख छोड़िए, मैं 10,000 रुपये की बात करता हूँ। कोई 10,000 रुपये भी अर्न कर रहा है तो उससे वो 500 रुपये तो बचा सकता है। तो 500 रुपये को भी वो 100 रुपये 5 जगह स्प्लिट करे, एक रिटायरमेंट के लिए, एक चाइल्ड हायर एजुकेशन के लिए, शादी नहीं हुई तो तब भी शुरू कर दे, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, 4-5 गोल्स के लिए वो 100 रुपये ही एलोकेट करना शुरू कर दे। इससे होगा क्या, एक बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ वो उसको फॉलो कर सकेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा ये पैसा मेरी कार के लिए है, ये मेरे घर के लिए है, ये मेरे हायर एजुकेशन के लिए है, और बीट एनी अदर फाइनेंशियल गोल्स। तो उसको स्प्लिट करके डे वन से 4-5 बास्केट्स ले ले, वहाँ पे पैसा डालना शुरू कर दे। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूरे पॉडकास्ट में अगर अगर जो बात समझने लायक है, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मगर अगर किसी को कोई भी एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में, तो ये कर सकता है कि जब भी उसकी इनकम हो, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स जनरली ये लोग करते हैं। करना ये चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर। भले ही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स वाला तो रखना ही नहीं है, मगर इनकम माइनस सेविंग्स वो 500 रुपये भी हो सकती है। इनकम माइनस 500 रुपीज इक्वल टू एक्सपेंडिचर,
तो एक हैबिट बना लीजिए, डे वन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ बहुत बड़े कॉर्पसेस बन सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये आई थिंक दिस इज़ बिन अ वेरी वेरी यूजफुल एडवाइस कि आप एक्सपेंडिचर हटाने के बाद जो बच गया उसको सेव मत कीजिए, आप सेव पहले कीजिए और जो बच गया उसको फिर स्पेंड कीजिए। दैट विल कीप यू अ लॉट मोर डिसिप्लिन्ड और आपके शायद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फॉर्चून को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करेगा। That's all we have for today, sir. Thank you so much for taking out the time. I think we've been able to pick some very useful nuggets from this conversation. आप इमरजेंसी फंड का ध्यान रखिए, उसको बहुत छोटा मत बनाइए, अपने लॉन्जेविटी को माइंड में रखिए। अगर आप एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो आप स्मॉलर इन्वेस्टमेंट से भी एक सब्सटेंशियल कॉर्पस बना पाएंगे। इंश्योरेंस रखिए। सो देर हैव बिन मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई एम श्योर आर यू व्यूअर्स विल फाइंड वेरी यूजफुल। So once again, thank you so much for taking out the time. This has been a very interesting conversation. Thanks, Mukul. Thanks for inviting. Our pleasure, sir. This conversation brings one central idea forward. Retirement planning is not just about building a corpus. It is about preparing for a life where expenses, responsibilities, health needs, and personal aspirations may continue for many years. As Mr. Hariom Tripathi shared, investors may need to start by asking practical questions. How long could the money be needed? What lifestyle is being planned for? Is there adequate insurance coverage and an emergency fund in place? And is every investment clearly linked to a goal, or is it simply lying without a defined purpose? The conversation also leaves us with a useful shift in approach. Instead of saving what remains after expenses, investors may first decide what needs to be saved and then plan expenses around it. Since each investor's goals, responsibilities, existing cover, and risk profile are different, it is best to consult your financial advisor before investing. If you like this discussion and would like to know more about Mr. Hariom Tripathi, please click the link in the description below. Until next time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.